Hello and welcome to the Rimals Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 10th November 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is from the state of Arunachal Pradesh, जहाँ पे बताया गया है कि the Arunachal Pradesh State Legal Service Authority, which is known as APSLSA, along with the Rajiv Gandhi University, observed the Legal Services Day by organizing a legal awareness cum counseling program on drug abuse at RGU. तो आरजीयू का जो कॉम्प्लेक्स है वहीं पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है जॉइंटली बाय द APSLSA एंड द RGU अथॉरिटीज. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. जो ये जो आर्टिकल्स है बेसिकली इससे हम बात करेंगे अबाउट द लीगल सर्विसेज डे के बारे में, हाउ इट हैज ऑरिजिनेटेड, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जो कि डेट इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम मेन्स इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर टू जुडिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. अब ये जो लीगल सर्विसेज डे है, बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे. नाउ दिस इज बेसिकली सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस इंडिया ऑन 9th of November. ठीक है, तो ये कल के दिन में इसे ऑब्जर्व किया गया था. तो अरुणाचल प्रदेश के केस में इसे RGU में ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है, एंड दिस हैज बीन डन टू सेलिब्रेट द कमेंसमेंट और द स्टार्टिंग ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987. अब ये जो एक्ट है दिस वाज ब्रॉट अबाउट इन द 1987 बट इट वाज फाइनली इनेक्टेड इन द ईयर 1995. तो ये जो एक्ट है इस बेसिक ये जो एक्ट है बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, दिस वाज बेसिकली इनिशिएटेड विद अ मैंडेट टू ऑफर सपोर्ट एंड हेल्प टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन, डिसेबल्ड पर्सन्स, नेचुरल कैलामिटीज विक्टिम्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स. So it has been often observed that in the court of law, because आप देखोगे because some of the people, some of the weaker section of the people and the people who are not financially sound enough, now they are not at a position to afford the lawyers. ठीक है, तो अपने लिए वो बेसिकली जो लीगल सपोर्ट है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते ऑफन इट इज सीन. तो इसी कारण से ताकि उनको भी हेल्प दिया जा सके, दिस हैज बीन डन टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, एंड दिस यू कैन सी इट हैज बीन ऑब्जर्व, इट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन November 9, दैट इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे. तो अबाउट दिस पर्टिकुलर डे के बारे में, तो ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज डे है इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन डे 1995 में. ठीक है, तो एक्ट लाया गया था 1987 में और इसे आप कह सकते हैं कि इनेक्ट कर दिया गया था 1995 में बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस वाज डन टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो देखिए मोटिव यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टारगेटेड जो ऑडियंस है दिस वाज बेसिकली दी poor and the weaker section of the society, including children and women. So often it was seen that the people belonging to the weaker sections, because they are not able to afford the support and the advice of their of the respective lawyers or the advocates, उसमें क्या हो जाता है, sometimes it is seen that they are deprived from justice. But then you should know justice should not come at a price, right? Justice should be equal for everyone. This is the reason why जो people या जो person because of their economic status, in the case they are not able to afford the legal services, उनको free में दिया जाता है. ठीक है, so free legal services are provided in matters before civil, criminal and revenue court, tribunal or any other authority exercising judicial or quasi judicial functions. It is observed to make the citizens of the country aware of the various provisions under the Legal Services Authorities Act. अब देखिए बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है. ठीक है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको मालूम नहीं होता है कि दे आर एक्चुअली दे कैन बी आप कह सकते हो कि दे कैन अवेल दिस सर्विसेज, जो फ्री लीगल सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हैं. तो इसी के बारे में ताकि उनको पता चले, ताकि ये जो पीपल है एन अवेयरनेस मैसेज कैन बी स्प्रेड. दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर. ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे ऑन दिस डे ईच जुरिस्डिक्शन ऑर्गेनाइजेस लीगल एड कैंप्स, लोक अदालत एंड लीगल एड प्रोग्राम्स. तो बेसिकली ये दिस इज मैन फॉर द पीपल लिविंग इन सोसाइटी, सो दैट दे कम टू नो, सो दैट दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सर्विसेज दैट कैन बी अवेल्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो हम अगर लीगल एड के बारे में बात करेंगे, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एज वेल. सो आर्टिकल 39A, व्हिच इज बेसिकली a DPSP of the Constitution of India, provides that state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall in particular provide free legal aid.
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट जो है ना, इट शुड मेक सच इनिशिएटिव सो दैट बेसिकली जो पर्सन्स है उनको, जो भी पीपल है, सबको यहाँ पे लीगल एड दिया जा सके बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी अदर वे टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन, ताकि सबको जस्टिस मिले रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ हिज मनी, रिगार्डलेस ऑफ हिज फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है। तो वट एवर हिज स्टेटस इज, ही शुड बी गिवन जस्टिस बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन अगर इकोनॉमिकली डिसेबल है, ताकि उनको भी दिया जा सके जस्टिस। दिस इज द रीजन व्हाई दिस 39 आर्टिकल ए डीपीएसपी यहाँ पे दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के अकॉर्डिंग लाया गया था दिस पार्टिकुलर एक्ट। एंड फाइनली दिस पार्टिकुलर, आप जो यहाँ पे कह सकते हो, द लीगल सर्विसेज इज बेसिकली ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू, आप कह सकते हो, इन ऑर्डर टू इनेक्ट दिस पार्टिकुलर डीपीएसपी ओनली। ठीक है। देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22(1) जो है, व्हिच आर बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, आल्सो मेक इट ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी फॉर द स्टेट टू एंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ इन अ लीगल सिस्टम व्हिच प्रमोट्स जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो यू शुड नो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for equality before the law or equal protection of the law within the territory of India. अब आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 14 है, इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और देखिए, इक्वालिटी ऑफ लॉ तभी पॉसिबल है, एक पर्सन को जस्टिस तभी मिल सकेगा व्हेन ही और शी हैज बीन गिवन और प्रोवाइडेड द फ्री लीगल सर्विस एज वेल। आर्टिकल 22(1) के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो यहां पे ये बताता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉट शैल बी डिनाइड द राइट टू काउंसल। ठीक है। तो यहां पे उनको बेसिकली राइट दिया जाता है, आर्टिकल 22(1) से एक राइट दिया जाता है टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। ठीक है। तो ही अ पर्सन, ठीक है, मान लीजिए कि इफ इन एनी काइंड ऑफ अगर कुछ ऑफेंस होता है, तो जो भी पर्सन जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनको राइटफुल जो यहाँ पे लीगल सर्विसेज है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड। So this is basically the constitution provisionals which are about the legal aid for a person. तो यहां पे आप देखोगे ये जो एक्ट है, दिस एक्ट बेसिकली ऑथराइजेस दिस पर्टिकुलर अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो यहां पे आप देखोगे अबाउट द नालसा इज एट द टॉप वन, दैट इज द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, देन सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, व्हिच इज नोन एज SCLC, देन 39 हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी, देन 37 लीगल सर्विस अथॉरिटीज SLSS यहां पे कहा जाता है। द वन आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का जो यहां पे अभी करेंटली ये लीगल सर्विसेज ऑब्जर्व कर रहा है with the RGU. Then 673 district legal service authorities जिसे कहा जाता है DLSS and 2465 तालुक legal services committees। ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये सारा जो कमिटीज है या ऑथोरिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, नाउ दे वर बेसिकली एस्टेब्लिश्ड ताकि सारे लोगों को एट वेरियस लेवल, मान लीजिए एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो गया, हर एक लेवल पर, ताकि उनको लीगल एड और सर्विस उनको दिया जा सके। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिस आर द कैटेगरीज ऑफ द पीपल हु कैन अवेल दिस सर्विसेज, बेसिकली द फ्री लीगल एड। तो दिस कैन बी वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ द SC और ST as I told you, the industrial workmen, victims of mass disaster, violence, flood, then drought, earthquake and industrial disaster, disabled persons in custody। ठीक है। तो यहाँ पे जिनका इनकम, अगर मान लीजिए कि इफ इट इज द सुप्रीम कोर्ट के केस में उनका इनकम होना चाहिए 5 लाख पर एनम, ठीक है, उनका इनकम होना चाहिए उससे कम, आई मीन, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के केस में वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगे कि कितना कम इनकम के बाद या कितना कम इनकम पर हम उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है। सो एज यू कैन लुक एट द न्यूज दैट रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति रिलीज द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री फॉर द ईयर 2022। तो देखिए ये सारा रिपोर्ट जो है, मैं आपको आप देखोगे अक्सर मैं ये सारा रिपोर्ट में लेता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे मोटिव यही है कि ये जो रिपोर्ट है सारा का सारा फैक्ट तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जितना हो सके आप याद कर लीजिए, सो दैट आप यहाँ पे आंसर में आप बता सको कि अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट तो किस तरीके का यहाँ पे डेटा है। और ये जो रिपोर्ट है ये देख के आप बोल सकते हो कि दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन ग्राउंड वाटर। ठीक है। इंडिया का ग्राउंड वाटर कितना है, कैसा है और कितना बाकी है, तो ये सारी चीजों के बारे में। तो ग्राउंड वाटर बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर पीपल, तो इसीलिए यू शुड नो अबाउट द स्टेटस ऑफ इट एज वेल। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस GS पेपर 3 वाटर रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, has been taken from the PIB, that is the Public Information Bureau.
तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करेंगे अबाउट द हाइलाइट्स अबाउट द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर असेसमेंट और द रिपोर्ट। तो बताया गया कि टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है इट इज एट द करंट टाइम्स इट इज 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर, दैट इज BCM, ठीक है। एंड द एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है इट इज 239.16 BCM, दैट इज बिलियन क्यूबिक मीटर। नाउ यू शुड नो ये जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है इट इज बेसिकली, और इसे डीप ड्रेनेज भी कहा जाता है, इसे डीप पर्कुलेशन भी कहा जाता है। इट्स अ हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस वेयर वाटर मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम सरफेस वाटर टू ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो सरफेस वाटर में मान लीजिए जो भी पानी है थ्रू प्रेसिपिटेशन, थ्रू रेनफॉल, तो वो पानी जब whenever आप कह सकते हो कि whenever it percolates the upper layers of the soil and gets into the ground table, उसी को यहाँ पे कहा जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहा जाता है। एंड एनुअल यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है, एक्सट्रैक्शन बेसिकली हम कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, तो कितना हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए रिचार्ज इतना है, मतलब पर ईयर के हिसाब से बताया गया है, एक साल का, तो दिस मच इज हैज बीन रिचार्ज और इतना हमने यूज किया है, राइट। तो असेसमेंट इंडिकेट्स दैट इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, नाउ व्हिच इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज ग्राउंड वाटर यू शुड नो, अभी के टाइम में हम बहुत बात करते हैं अबाउट द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के बारे में, व्हिच इज अ मेजर इशू एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर में, ठीक है। अपना जो आप देखोगे कि हम जो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई पे डिपेंड होते हैं, या मान लीजिए जो हम बोरिंग जो हम करते हैं, तो वो जो पानी जो आता है वो ग्राउंड वाटर से ही आता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज बेसिकली अ वेरी ग्रेट न्यूज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, दैट इज जितना पानी नीचे गया है ना वो काफी इस बार ज्यादा है। सो बाय कंपैरिजन एंड असेसमेंट इन 2020 में जो असेसमेंट था, इट फाउंड दैट द एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो था इट वाज 436, ठीक है, 436 BCM, एंड एक्सट्रैक्शन जो था इट वाज 245 BCM। तो काफी इट इज गुड न्यूज, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जो रिचार्ज है वो यहाँ पे अभी बढ़ चुका है, और जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इस बार कम हो चुका है, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एज आई वाज सेइंग, इट इज अ हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस विद द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट सिप्स डाउनवर्ड एंड गेट्स कलेक्टेड इन एक्वीफर्स। एक्वीफर्स आपने सुना होगा, दिस आर बेसिकली बॉडी ऑफ परमेबल रॉक व्हिच कैन कंटेन और ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। सो द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीप ड्रेनेज और डीप पर्कुलेशन भी कहा जाता है द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। दैट इज सिंपली if we simply put it is basically the surface water going into the ground, all right. So the 2022 assessment suggests that groundwater extraction is the lowest since 2004 when it was 231 BCM, ठीक है। तो इस साल का जो रिपोर्ट है तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इस बार काफी कम है, ठीक है, लोएस्ट सिंस 2004। तो 2004 में इट वाज 231, उसके बाद से लेकिन इट वाज इंक्रीजिंग रैपिडली, बट इस साल इट इज क्वाइट अ पॉजिटिव न्यूज बिकॉज वी हैव बीन एबल टू कंटेन द एक्सट्रैक्शन। And then further, out of the total 7,089 assessment unit in the country, 1,006 units have been categorized as overexploited, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारा जगहों पे जहाँ पे हम where we practice too much of irrigation, ठीक है, जहाँ irrigation बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूसेज भी काफी ज्यादा रहता है, and those sites are known as overexploited. About 87% of the total annual groundwater जो extraction, that is 208.49 BCM, that is BCM का मीनिंग है बिलियन क्यूबिक मीटर, इट इज फॉर इरिगेशन यूज ओनली, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए ही यूज किया जाता है। आप देखोगे थ्रू ट्यूबवेल हो गया, या मान लीजिए थ्रू वेल्स, थ्रू पंप्स, तो हम जो भी यूज करते हैं ना, जैसे 87% जो है इट इज ओनली मेंट फॉर द एग्रीकल्चर ओनली। एंड देन आप देखोगे बस 13% जो है, 13% ही हम बस यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। एंड अगर हम बात करेंगे स्टेट वाइज के बारे में, तो स्टेट वाइज भी यहाँ पे बताया गया है द ओवरऑल स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इन द कंट्री 60.08%। तो ये पूरा कंट्री के लिए इट इज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। ऑब्वियस सा बात है, वहीं पे ज्यादा होगा जहां पे इरिगेशन ज्यादा है कि नहीं, और वहां पे कम होगा जहां पे इरिगेशन कम है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के केस में। तो आप देखोगे द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, व्हिच इज बेसिकली यूनियन टेरिटरी, वेयर इट इज मोर देन 100%। 100% से ज्यादा कब होगा, जब जितना आप मान लीजिए यहाँ पे जितना पानी जा रहा है इनटू द एक्वीफर्स, अगर हम उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देन वी कैन से द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन 100%। सो दीज आर मोस्टली दो स्टेज जहां पे आइदर पानी कम है, जहां पे आइदर मान लीजिए जो यहाँ पे पर्कुलेशन है वो कम है, नहीं तो हमने यहाँ पे ज्यादा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब।
उसके बाद आप देखोगे स्टेट्स ऑफ दिल्ली, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड यूटीज ऑफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, द स्टेज ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिटवीन 60 to 100%। तो 100% से ज्यादा ये सारे स्टेट्स एंड यूटीज में है, और 100% से कम बट 60% से ज्यादा यू विल फाइंड दिस इन दिस पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूटीज, व्हिच इज आल्सो क्वाइट अलार्मिंग इन नेचर। इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो यहाँ पे द स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज बिलो 60%। नाउ दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव न्यूज, लेट मी टेल यू। देन अगर हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर का स्टेट के बारे में, तो ग्राउंड वाटर से यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो देखिए, इंडिया यू शुड नोट इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर विद अ फोर्थ ऑफ द टोटल ग्लोबल विड्रॉल। ठीक है, तो दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इससे जो 1/4 है वो बस इंडिया ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, एंड आप देखोगे इंडियन सिटीजन जो है, दे कैटर अबाउट 48% ऑफ इट्स वाटर सप्लाई जो है ओनली फ्रॉम ग्राउंड वाटर ओनली। बाकी जो पानी है इट वुड बी कमिंग फ्रॉम द, आप कह सकते हो कि हम रिवर से लेंगे या लेक से लेंगे, या मान लीजिए फ्रॉम जो सप्लाई का पानी होता है उससे, लेकिन 48% अ मेजर चंक ऑफ आवर कंजम्पशन ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इज मेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ओनली। देयर आर ओवर 4,400 statutory towns and cities in India with around 400 million residents है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो डिपेंडेंस जो ज्यादा है ग्राउंड वाटर पे, इट इज ओनली बिकॉज द पॉपुलेशन जो बर्डन है, या जो पॉपुलेशन आप कह सकते हो जो ह्यूज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी हैव बिकम द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। नाउ दिस इज आल्सो एस्टिमेटेड दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय 300 million by 2050। यू कैन अंडरस्टैंड ऑलरेडी 400 million residents है, एंड देन 300 will be added by 2050। तो definitely it is high time that we think about that we mend our ways, so in order to have a sustainable solution for the groundwater sources। और यहाँ पर अगर हम इश्यूज के बारे में बात करेंगे, द अनमैनेज ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में रिजल्ट इन सीजनल वाटर शॉर्टेज बाय 2050। तो ये जो साल है जहां पे इतना ही पॉपुलेशन ज्यादा जहां पे बढ़ जाएगा, जहां पे एस्टिमेट किया गया है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो वी शुड अभी से हमें आप कह सकते हो कि वी शुड बी यूजिंग आवर जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे अनमैनेज मतलब बेसिकली हम यहाँ पे हैफिजर्डली यूज करते हैं जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए हम कहीं पे भी वी बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स। अब वो टॉल बिल्डिंग्स पे जो वाटर है, तो वाटर तो वो ग्राउंड वाटर से लेना पड़ता है कि नहीं, बाय मींस ऑफ बोरिंग। तो इसीलिए वी शुड बेसिकली फाइंड सम अल्टरनेट सॉल्यूशंस, वी शुड फाइंड सम अल्टरनेट वेज सो दैट द पॉपुलेशन कैन आल्सो बी कैटर्ड एंड सो दैट द एक्वीफर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर्स कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड फॉर अ सस्टेनेबल मैनर। राइट, और आप देखोगे फर्दर वाटर एंड फूड सिक्योरिटी जो है विल आल्सो बी कंप्रोमाइज। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड तक अगर ऐसा मतलब मान लीजिए अगर हम बहुत एक हाई रेट पर हम एक्सट्रैक्ट करते रहे, तो हो सकता है जो वाटर है और फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पे हार्म हो जाएगा। वो कैसे हार्म होगा, बिकॉज फूड जो है, फूड वो आता है ग्रेन से, और ग्रेन आता है एग्रीकल्चर से। अगर एग्रीकल्चर में पानी नहीं आ रहा, अगर ग्राउंड वाटर नहीं है, तो ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड दैट द क्रॉप्स आर आल्सो गोइंग टू फेल। तो दिस विल बेसिकली लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू द थ्रेट ऑफ द वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, और अगर फूड सिक्योर नहीं है, अगर वाटर भी नहीं है, देन डेफिनेटली इंडिया का जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी यहाँ पे और बढ़ जाएगा। पॉवर्टी के साथ साथ बढ़ जाएगा अंडर न्यूट्रिशन, या आप कह सकते हो मेल न्यूट्रिशन, एंड ऑल्सो इट विल लीड टू द फेनोमेना लाइक स्टंटिंग। ठीक है, तो इस तरीके का चीजें हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चैलेंजेस है विद मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, तो क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करता है आप बता सकते हैं अबाउट दी अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन के बारे में, बिकॉज देयर इज नो वे, देयर इज नो मैनर की मतलब किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सके। एवरीवन इज ऑलवेज बिजी टू कैटर हिज ओन नीड, एवरीवन इज सो सेल्फिश हियर कि उनको बस अपना पानी लेना है, और जितना ज्यादा आपको पता ही है कि कितना पानी हम वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप बता सकते हैं अबाउट एक्सेसिव इरिगेशन, बिकॉज यू नो टुडे इन करंट वर्ल्ड हम बात करते हैं अबाउट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड के बारे में, बिकॉज वी फोकस ऑन मोर एंड मोर प्रोडक्शन। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इरिगेशन करना पड़ता है, और इरिगेशन का जो पानी है इट इज बेसिकली फॉर्म फ्रॉम दिस बेसिकली मेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ओनली, एंड ऑल्सो अबाउट द पुअर नॉलेज ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हैज ऑल्सो लेट और एक्ट एज अ चैलेंज, and then also about the groundwater pollution. Okay, so these are some of the challenges which are faced with respect to the management of the groundwater. तो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अबाउट द पेपर 4। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जीएस पेपर 4 का जो आर्टिकल्स है वो न्यूज पेपर में बहुत कम आता है, बट दिस बिकॉज आई फाउंड वन, तो इसीलिए मैंने ये कवर किया है। तो दिस इज अबाउट द एथिकल मोड ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। गवर्नेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम जीएस पेपर 4 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये न्यूज में इसीलिए है बिकॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हैज स्पोकन अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल गवर्नेंस इन इंडिया। नाउ आई विल टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विथ यू व्हाट
एथिकल गवर्नेंस इज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये सब हम बात करेंगे. दिस आर्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स. तो देखिए एथिकल गवर्नेंस है क्या. सो गवर्नेंस यू शुड नो कि यू विल हियर अबाउट मल्टीपल टर्म्स रिगार्डिंग गवर्नेंस इन स्पेशली इन पेपर 4 में. ठीक है, आपको मिलेगा ई गवर्नेंस, आपको मिलेगा गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है. बट गवर्नेंस क्या है? तो गवर्नेंस इज बेसिकली द वे यू गवर्न समवन, राइट. सो गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय व्हिच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड. द गवर्नेंस क्या होता है? इट इज बेसिकली द एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा. ठीक है, अब एथिकल गवर्नेंस क्या है? Ethical governance is a way of governing which infuses high standard of moral values and behavior in the governance process. तो ये ethical governance is not simply governance. तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक ऐसा governance है which involves high standard of moral values and also behavior in the governance process. हम ये एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे. एथिक्स में याद रखिएगा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप उसमें एग्जाम्पल दोगे, और अगर मान लीजिए केस स्टडी है तो केस स्टडी इन इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ओनली. ठीक है, तो एग्जाम्पल का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा रहता है इन जीएस पेपर 4. तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल के बारे में. फॉर सपोज अ ब्यूरोक्रेट इज बाउंड टू सर्व द पीपल दैट कम टू हिज ऑफिस. तो देखिए एक मान लीजिए एक सर्कल ऑफिसर हो गया या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, तो उनके ऑफिस में देखिए बहुत लोग आते हैं. ठीक है, फॉर द डेली वर्क, तो जो भी काम के लिए हो, अ नंबर ऑफ पीपल बेसिकली क्यूज इन हिज ऑफिस, एट द डोर ऑफ हिज ऑफिस. आप देखोगे बहुत लंबा सा लाइन रहता है. ठीक है, तो इस लाइन में बहुत तरीके का लोग आता है. फ्रॉम एग्रीकल्चर से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, कोई लाइसेंस से आ रहा है. तो कभी कभी आप देखोगे या ऐसा हो जाता है कि सर्कल ऑफिस के केस में भी या डीसी ऑफिस के केस में देयर आर सर्टेन ओल्ड पर्सन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द क्यू. ठीक है, कभी कभी आप देखोगे ओल्ड पर्सन्स लाइक यहाँ पे ग्रैंड मदर्स हो गया, ग्रैंड फादर्स हो गया, कुछ भी काम के लिए वो जाके कभी लाइन करना पड़ता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ही कुड नॉट बी पेनलाइज्ड इफ ही डज नॉट मेक प्रोविजंस फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. अब देखिए ये जो सर्कल ऑफिसर हो गया या मान लीजिए डीसी हो गया, ही इज नॉट बाउंड टू सर्व देम टू सर्व द ओल्डर पीपल और द एल्डरली पीपल हु आर क्यूइंग इन हिज ऑफिस विद अ ग्लास ऑफ वाटर. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं ना, अगर वो ऐसा करते हैं, दिस विल basically reflect the moral values in him. ठीक है, सो दोज विल बी द एथिक्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड एल्ट्रुइज्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए दैट इट इज द प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस ऑफ कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड और हैप्पीनेस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पे अब जब दूसरों को जब आप खुश करते हो तो बेसिकली यू आर हैप्पी एज वेल. ठीक है, सपोज मान लीजिए इफ यू आर मेकिंग एन एनिमल हैप्पी, उसे भी आप इट ऑल्सो कम्स अंडर एल्ट्रुइज्म ओनली. ठीक है, तो बाय सर्विंग अ ग्लास ऑफ वाटर यू कैन मेक द ओल्डरली पीपल हेल्दी, और आप कह सकते हो कि यू कैन मेक देम happy and in their happiness you also find some amount of happiness, right? तो इसी को कहा जाता है bringing ethics in your governance. आपका ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी इज टू सर्व देम, ड्यूटी इज टू प्रोवाइड देम द सर्विसेज. लेकिन क्योंकि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर भी दिया है, दैट वुड बी कॉल्ड एज दैट वुड बी बेसिकली अ काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन फ्रॉम यू. ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे एन ऑफिशियल शुड ऑल्सो अलाउ डिसबर्सल ऑफ पीडीएस राशन. तो आपको पता होगा अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो राशन दुकान होता है, तो राशन दुकान में आज के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि आधार कार्ड लिंक करना पड़ता है. ठीक है, और अभी के टाइम में बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका डेटा वगैरह है उसे वेरीफाई किया जाता है, जो बायोमेट्रिक है कभी उसे मैच किया जाता है. तो ऐसे केसेस में कभी कभी क्या हो जाता है, सम पीपल बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ मशीन या फेलियर ऑफ बायोमेट्रिक कभी वो मैच नहीं होता है, तो उनको क्या होता है, जो भी ऑफिसर्स है, मान लीजिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक फूड एफएसआई जैसा आप कह सकते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो कभी क्या कर देते हैं, दे डू नॉट इवन अलाउ देम विद द नेसेसरी रेशन. ठीक है, तो वो देखिए बहुत दूर से आते हैं एंड विद एन एक्सपेक्टेशन कि हम आज का जो चावल है और जो भी सीरियल्स वगैरह है हम आज के लिए हम लेके जाएंगे एंड विल बी एबल टू रन आवर फैमिली विद इट, है कि नहीं. लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी अगर मैच नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली उनको एज ड्यूटी, देखिए उनका ड्यूटी है उनको रिजेक्ट कर देना. लेकिन अगर आप इफ यू आर मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड और अगर आप उनको सर्व कर रहे हो अपना, मतलब आप देखिए इफ यू नो दैट द पर्सन इज जेन्युइन एंड देन विदाउट इवन वेरीफाइंग हिज आधार क्रेडेंशियल्स आप उनको अगर सर्व कर रहे हो विद द नेसेसरी मील जो कि उनके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि उनके न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर हिज और हर फैमिली एज वेल, देन यू कैन से दैट यू आर बेसिकली इन्वॉल्विंग एथिक्स और वैल्यूज in your governance. ठीक है, इसी को these are some examples which can be taken as a part of the ethical governance. ठीक है, so ethical governance आप कह सकते हो यहाँ पे compassion and human dignity forms the basis of ethical governance. तो compassion आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, आपको बहुत सारा टर्म मिलेगा एथिक्स में, जैसे कि empathy मिलेगा, sympathy मिलेगा, compassion मिलेगा. So compassion जो है it takes empathy and sympathy जो है ना a step further.
ठीक है. व्हेन यू आर कंपैशनेट, आप जब कंपैशनेट हो जाते हो ना, यू फील द पेन ऑफ अनदर. सिंपैथी मतलब क्या होता है, आप बस अगर मान लीजिए इफ यू सी समवन इन पेन, आप बस उनको सॉरी बोल दोगे. ठीक है. कंपैशन में ऐसा नहीं होता, यू फील द पेन ऑफ अनदर. ठीक है. और आप मान लीजिए, और यू रिकॉग्नाइज दैट द पर्सन इज इन पेन. ठीक है. एंड देन यू डू योर बेस्ट टू एलिविएट द पर्सन सफरिंग टू डेथ इन फ्रॉम दैट सिचुएशन. तो मान लीजिए वो जो भी सिचुएशन से वो ही सफरिंग नो, तो आप उनके जगह पे रह के आप उनको हेल्प करोगे. ठीक है. तो बेसिकली इसी को कहा जाता है कंपैशन. आपको नहीं करने से भी हो जाता है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर कंपैशनेट बीइंग. तो आप मान लीजिए कि इफ ओल्ड कपल, या मान लीजिए कि मान लीजिए कि पर्सन आया है, तो उनको अगर आप मान लीजिए कि उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो उनके जगह पे रह के आप कह सकते हो उनके पोजीशन में रह के आप उनको फील करते हो, तो ये कहा जाता है एम्पैथी. ऑलराइट. तो आप ये क्या करते हो, अगर आप कंपैशनेट हो, यू बेसिकली विल डू फॉर हिम. ठीक है. आप बताओगे कि आप चलिए मेरे साथ इस ऑफिस में, मैं आपका काम करके देता हूं. इसे कहा जाता है कंपैशनेट. ठीक है. सो यहाँ पे कंपैशनेट, बीइंग कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी आर बेसिकली the basis or the foundation of the ethical governance. All right. Ethical governance is the much needed approach for establishing trust and mutual cooperation between citizens and the public servant. So there are some key elements with regard to the ethical governance as well. So the first यहाँ पे बताया गया, ethical governance means governance based on certain value premises, which is also good. ठीक है. For example, probity. The probity, you should know, probity in governance is defined as the adherence to ethical and moral values. Like अगर आप probity अगर आप follow करते हो, you are basically being honest. ठीक है. यू हैव इंटेग्रिटी, आपका रहेगा अपराइटनेस एटसेट्रा. ठीक है. एंड देन अब मैंने बताया अबाउट इंटेग्रिटी, उसके बाद मैंने बताया आपको व्हाट इज कंपैशन, राइट. एम्पैथी के मैंने बारे में बताया कि किसी के जगह पे रह के सोचना कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको कैसा फील हो रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस एटसेट्रा, विदाउट विच एथिकल इश्यूज जो है इट कैनॉट बी अपहेल्ड. सो प्रॉबिलिटी आप देखोगे बेसिकली इट वुड एंश्योर दैट द सोल पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक इंटरेस्ट, देयरबाय डिवॉइड ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग. रॉन्ग डूइंग यहाँ पे आ जाता है, फॉर example being dishonest, for example getting involved in practices like corruption. Responsibility जो है, it is not merely accountability, ensures the inculcation of internal accountability for every act of omission or commission. अगर मान लीजिए आप एज अ पब्लिक सर्वेंट आप कुछ भी गलत कर रहे हो या आप कुछ भी सही कर रहे हो, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट सही करता है ना, तो वाह तो यहाँ पे सबको देता है और वो ले भी लेता है. लेकिन अगर वो कुछ गलती कर रहा है ना, यहाँ पे द पर्सन शुड बी रेस्पॉन्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट. उसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ऑल्सो इन सम एक्सटेंट इट इज व्हाट इट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी एज वेल, दैट यू आर एटलीस्ट आंसरेबल फॉर वट एवर थिंग्स यू हैव डन. ऑलराइट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. एंड बेसिकली यहाँ पे कहा गया इफ दिस इज अटेन, अगर आप रेस्पॉन्सिबल बन गए, अगर आप अकाउंटेबल हो, देन देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ करप्शन. ऑब्वियस सा बात है कि अगर पैसा अगर मान लीजिए कि गायब हो गया है, ठीक है, तो पैसा अगर गायब हो गया है एंड इफ यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, डेफिनेट बात है कि आप यहाँ पे पैसा या आप करप्शन आप कभी नहीं करोगे, है कि नहीं. सो इसीलिए कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक सर्विसेज में. इन ऑर्डर फॉर अ नेशन टू compete globally, eliminating corruption जो इट इज नॉट जस्ट अ मॉरल इंपरेटिव but also an economic necessity. because ये जो पैसा जो लीक होता है ना, मान लीजिए कि पैसा किसी के पास जाना चाहिए, पैसा मान लीजिए कोई एक बेनिफिशियरी है एट द रियल लेवल, उनके पास जाना चाहिए, तो डीसी है, डीसी के बाद बीडीओ आएगा, सीओ आएगा. तो हर एक लेवल में जब पैसा यहाँ पे जब कम होता है, हर एक लेवल पर जब करप्शन होता है ना, दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल. ठीक है. तो रूल ऑफ लॉ शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस in order to eliminate corruption and reduce the bureaucratic delays. So rule of law, you should know, it means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. ठीक है. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as the process through which the guilt of the person has to be established. तो basically यहाँ पे rule of law in simply if I put forward, so no one should be treated above the law regardless of anything. वो कितना भी रीच हो, और या मान लीजिए कि वो कितना भी वो एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्यों ना हो, ही शुड बी ऑलवेज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ. ठीक है. तो रूल ऑफ लॉ चेक्स arbitrariness in governance, thereby reducing the chances of misusing the discretion. So the next article is about the Doni Polo Airport के बारे में, which is going to be operated, which is going to be open soon, and कहा गया है कि it will operate in all weather condition. So ये जो एयरपोर्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अब ये जो टेक्नोलॉजी है, it can be important from GS paper tree science and technology point of view, has been taken from the Arunachal Times.
तो देखिए द दोनी पोलो एयरपोर्ट हियर एट पपुमपरा डिस्ट्रिक्ट विच इज गोइंग टू स्टार्ट सून, यहाँ पे इंडिगो फ्लाइट स्टार्ट करेगा बिटवीन होलोंगी एंड कोलकाता में. तो दिस इज गोइंग टू ऑपरेट इन ऑल वेदर कंडीशन. नाउ दिस यू कैन सी, तो दिस हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये क्या, ये एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, ठीक है. तो एंड ये दिस कंसिस्ट ऑफ अ लोकलाइजर, अ ग्लाइड पाथ एंड अ डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट DME. तो ये इंस्टॉल कर दिया गया है बाय द AAI, दैट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. So the AAI has informed that it has installed the state-of-the-art Indra ILS. ठीक है, अब इंदिरा ILS क्या है? इंदिरा एक कंपनी है, ILS का मीनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. तो ये जो चीज है, इट इज बेसिकली इंदिरा ILS. इट इज डेवलप्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड इंदिरा, व्हिच इज अ ग्राउंड बेस्ड प्रिसीजन नेविगेशन एड टू असिस्ट द एयरक्राफ्ट और द पायलट अप्रोच टू द रनवेज. ठीक है, तो जब भी यहाँ पे जब भी लैंड करता है तो उसमें बेसिकली प्रिसीजन के लिए हेल्प होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ वेदर. ठीक है, सो बताया गया है. एंड अलॉन्ग विद द मोपियंस DME. तो मोपियंस इज अगेन अ कंपनी एंड DME का मीनिंग है डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट. ठीक है, एज यू कैन सी, तो ये सारा चीज मिलकर बन जाता है दिस ILS व्हिच हैज बीन रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट द दोनी पोलो एयरपोर्ट. और ये क्या हेल्प करेगा, अगर आपको पता ही है अरुणाचल इट फॉल्स इन सच अ मॉइस्ट रीजन. ठीक है, कितना ज्यादा बारिश है, तो ये बारिश की वजह से ताकि फ्लाइट कैंसिल ना हो, इसीलिए इसे इंस्टॉल कर दिया गया है. And about the ILS के बारे में, अब ये जो दिस कैटेगरी 1 ILS फैसिलिटी, इट enables the aircraft to land safely, ताकि आसानी से लैंड करे in bad weather conditions as well through electronically guided signals. तो यहाँ पे यूज किया जाएगा electronically guided signals. It is a highly accurate and dependable means of navigating to the runway under the instrument flight rules. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ताकि कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी वेदर हो, ताकि आसानी से फ्लाइट लैंड कर पाए, इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है. An official of the AAI said that the installation of the ILS will make the Doni Polo airport reliable and enhance its capacity. इस टॉपिक के बेसिस पर दिस प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. देन यू शुड नो, कंसीडरिंग द अरुणाचल प्रदेश जो है, it receives heavy rainfall and weather can be difficult to predict, so the ILS can play a very important role in improving the flight services. The Doni Polo airport जो है is expected to be inaugurated on 17th of November by PM Modi, but let's see क्या होता है. अब ये क्वेश्चन था, मैंने पूछा था आपको लास्ट वीडियो में. लेट्स लुक एट द आंसर्स. द आंसर्स आर, तो पहला था अबाउट द WMO के बारे में, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज सिचुएटेड एट जिनेवा इन स्विट्जरलैंड. एंड अबाउट द 5th रेजिंग डे ऑफ द अरुणाचल पुलिस, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of November. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.